एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपना और आपकी फैमिली की सेहत का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। देखिए कितनी प्यारी बात बोली गई है यहाँ पे। प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा। गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। देखिए आपकी लाइफ में दो चीज़ें होती हैं। देखिए अगर आप किसी काम को करते हैं, ठीक है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, 101% आएगी, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, अगर आप उसको प्रॉब्लम को ही देखते रहेंगे ना, तो आप क्या सोचेंगे, हाँ ये प्रॉब्लम तो ना बस मेरी लाइफ में है, सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम होती है और तो सबकी लाइफ अच्छे से चल रही होती है, ठीक है। आप हमेशा ये सोचेंगे अगर आप प्रॉब्लम की तरफ देखेंगे तो। लेकिन अगर आप अपने गोल की तरफ देखेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। और अगर आप ये सोचेंगे ना कि सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो आपको गोल दिखेगा ही नहीं, आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम से दिखेंगी। तो आपको क्या करना है, आपका फोकस आपके गोल की तरफ होना चाहिए। प्रॉब्लम्स अपने आप एक एक करके अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखिए आइए करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या देखा था, हमने आर्टिकल नंबर 19 स्टार्ट किया था, जिसका हमने 19 का फर्स्ट का ए वाला पार्ट कर लिया था हमने। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया था हमारा। अब हम 19 की फर्स्ट का सब क्लोज बी देखेंगे, ठीक है। आइए करते हैं स्टार्ट। अब देखिए आपका हो गया था 19 फर्स्ट का ए पार्ट आपका हो गया था। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, 19 के फर्स्ट का सेकंड पार्ट करना है। 19 के फर्स्ट का बी पार्ट, ठीक है। देखिए आपका जो 19 के फर्स्ट का बी पार्ट है वो आपको क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली आपका कहता है। तो इसके अंदर आपका क्या क्या आएगा ये देखिए आप। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। देखिए इसके अंदर क्या बोलता है कि हर सिटीजन के पास, ये सिर्फ आपके सिटीजन के पास राइट है। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। कि आप हमारे जो सिटीजन है उनके पास ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या होना चाहिए, पीसफुली होना चाहिए ये, और विदाउट आर्म्स होना चाहिए। ये नहीं है कि आप गन लेके 4 जने खड़े हैं तो ऐसा आपको अलाउ नहीं है। गन लेके आप नहीं खड़े हो सकते, या चाकू वगैरह हथियार लेके आप नहीं खड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको अलाउ नहीं है। आप पीसफुली खड़े हो सकते हैं, ठीक है, असेंबल कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड टेक आउट प्रोसेशंस। देखिए आप जुलूस भी निकाल सकते हैं, आप पब्लिक मीटिंग भी कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास राइट है। दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन पब्लिक लैंड एंड दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन ओनली ऑन पब्लिक एंड पब्लिक लैंड के ऊपर कर सकते हैं आप। एंड द असेंबली मस्ट बी पीसफुली एंड अनआर्म्ड। जो आप ये असेंबल होगी 4-5 लोग अगर आप खड़े होते हैं तो क्या होगा, वो क्या होना चाहिए, पीसफुली होनी चाहिए और अनआर्म्ड होनी चाहिए, ठीक है। आप कर सकते हैं। दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट वॉयलेंट डिसऑर्डरली राइट्स असेंबलिंग, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो आपका ये प्रोविजन है ना, आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये क्या इंक्लूड नहीं करता आपका, ये नहीं कि आप वॉयलेंट तरीके से डिसऑर्डरली या फिर आप दंगे करेंगे वहाँ पे, ठीक है, और मिसमैनेजमेंट करेंगे, और वन दैट कोजेज ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस। अगर आप डिसऑर्डर फैला रहे हैं, ठीक है, अगर आपसे किसी पब्लिक में पीस नहीं होती है, पब्लिक में हंगामा होता है, तो आपको ये चीज़ अलाउ नहीं है कि आप 4 लोग खड़े होकर कुछ भी बोलते रहते हैं, जिससे आपकी पब्लिक क्या हो, पब्लिक में कुछ भी हंगामा हो, ठीक है। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या आप राइट टू स्ट्राइक कर सकते हैं, आप स्ट्राइक कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली के तहत। तो ये क्या है आपका, इस प्रोविजन के अंदर आपका स्ट्राइक अलाउड नहीं है, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ असेंबली ऑन 2 ग्राउंड्स। देखिए अब जो अगर स्टेट ने आपको क्या दिया गया है, ये आपको ये फंडामेंटल राइट दिया है कि आप असेंबल हो सकते हैं, तो स्टेट क्या है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। कौन से ग्राउंड के ऊपर, देखिए कौन से हैं। सोवरनिटी है आपका, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर बात आती है आपकी सोवरनिटी की, आती है आपकी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की आती है, तो आपका क्या है, ये फ्रीडम ऑफ असेंबली आपका छीन लिया जाएगा, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। एंड पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग मेंटेनेंस इन ट्रैफिक इन द एरिया। और अगर पब्लिक ऑर्डर की बात आती है या फिर सोवरनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात आती है, तो ये जो दो हैं आपके, ये क्या है, आपकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। इस जो आपका ये प्रोविजन है ना फ्रीडम ऑफ असेंबली, इसके ऊपर आपकी क्या है, ये
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अब बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ऐसे कि मतलब आपका जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है इसके ऊपर कौन से बेसिस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ठीक है। जो आपका ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जो आपकी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ना, तो ये क्या होनी चाहिए, आपकी रीजनेबल होनी चाहिए। और ये रीजनेबल कौन चेक करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट चेक करता है, ठीक है। देखिए आगे, अंडर सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ठीक है, सीपीसी जिसको बोलते हैं, उसका जो सेक्शन है 144, a magistrate can restrain an assembly, meeting, or procession if there is a risk of obstruction, annoyance, or danger to human life, health, or safety, or a disturbance of the public tranquility, or a riot, or any affray। देखिए, अगर आपकी जो आपका ये आपका जो सेक्शन 144 है सीपीसी का 1973 का जो ये एक्ट है, ये लो है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास क्या है, एक पावर है। तो वो क्या कर सकते हैं, अगर चार लोग खड़े होते हैं, ठीक है, मतलब चार लोग खड़े होने का मतलब है कि अगर आप असेंबल होके खड़े हैं कहीं पर, ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि आप जो ये असेंबल कर रहे हैं इससे क्या होगा, आपका पब्लिक में हर्ट होगा, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगी, ठीक है, पब्लिक में हंगामा हो सकता है, किसी की लाइफ को खतरा हो सकता है, ठीक है, और पब्लिक की सेफ्टी के लिए वो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका किस में है, आपका सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी में 1973 के एक्ट में। आगे देखिए, अंडर सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो आपका आईपीसी है उसका जो सेक्शन है 141, उसके अंदर देखिए, एज असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन बिकम अनलॉफुल इफ द ऑब्जेक्ट इज। देखिए, जो आपकी आईपीसी है उसका जो सेक्शन है 141, वो क्या कहता है कि अगर आप 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा खड़े हैं, तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, किस किस के बेसिस पर। ए देखिए, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, अगर कोई लॉ है बना हुआ है, अगर आप उसके अगेंस्ट काम करते हैं तो भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। टू फोर्सिबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, अगर आप ये सोचते हैं कि हम किसी पर्सन की हम प्रॉपर्टी ले लेंगे, दिन से छीन लेंगे, तब भी आपके ऊपर मना कर सकते हैं, आप असेंबल नहीं हो सकते इस केस में, ठीक है। सी देखिए, टू कमिट एनी मिसचिफ और अ क्रिमिनल ट्रेसपास, अगर आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करें तो भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। डी देखिए, टू फोर्स सम पर्सन टू इलीगल एक्ट, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कुछ इलीगल काम करने के लिए। ई देखिए, टू थ्रेटन द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल्स एंड एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर्स, तो आप किसी को, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको थ्रेटन नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो ये सेक्शन है 141 ऑफ आईपीसी, ये क्या करता है, पावर देता है, ठीक है, किसको, कि वो आपका जो, अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, 5 और उससे ज़्यादा लोग मिलके करते हैं, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका है फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो आपका सेक्शन 144 है, देखिए, सेक्शन 144 है, तो क्या आपका ये सेक्शन जो है आपकी फ्रीडम ऑफ असेंबली को, फ्रीडम ऑफ असेंबली को, जो आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली का फंडामेंटल राइट है, क्या इसको हर्ट करता है आपका सेक्शन 144? देखिए, ये जो आपका है ये हर्ट नहीं करता है, ठीक है, ये आपका आर्टिकल फंडामेंटल राइट नहीं छीनता है। क्यों नहीं छीनता? क्योंकि जो आपका सेक्शन 144 है ये क्या है, आपके पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लगाया गया है। तो देखिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं ना। आपने जब हमने देखा था कि फ्रीडम ऑफ असेंबली है तो उसके ऊपर 2 टाइप्स की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थी। कौन से देखी थी हमने? सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, और किसकी? पब्लिक इंटरेस्ट की। तो इन दो के बेसिस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या आपका सेक्शन 144 आपकी फ्रीडम ऑफ असेंबली के फंडामेंटल राइट को हर्ट करता है, ठीक है, तो आपका क्या था, ये फ्रीडम ऑफ असेंबली के फंडामेंटल राइट को हर्ट नहीं कर सकता है, नहीं लेता आपके फंडामेंटल राइट को, अगर बात आती है कि सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी की, ठीक है। तो अब आगे देखिए आपका, अब उसके बाद आपका आता है फ्रीडम ऑफ, वेट एक मिनट, देखिए फ्रीडम ऑफ असेंबली आपका हो गया है। अब आपका नेक्स्ट आता है, वो देखिए,
अब आपका है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए उसके अंदर क्या आपका, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, आपके हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कि क्या कर सकते हैं, वो एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास राइट है, फंडामेंटल राइट आपका ये। इट इंक्लूड्स द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इसी राइट के तहत आपका क्या आता है कि आप क्या बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, और एनी बॉडी ऑफ द persons. It not include the right to start an associations or unions but also to continue with the associations or यूनियन एज सच। देखिए आप इस राइट के तहत क्या कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, कंपनीज बना सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, और आप बॉडी ऑफ पर्सनस बना सकते हैं। तो आपका जो है ये राइट, ठीक है, ये सिर्फ ये इंक्लूड नहीं करता कि राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन, कि सिर्फ आप स्टार्ट कर सकते हैं एसोसिएशन, और क्या करता है ये, ऑल्सो इंक्लूड कि आप उसको कंटिन्यू कैसे करेंगे। ठीक है, ये भी आपका इंक्लूड करता है। फर्दर इट कवर्स द नेगेटिव राइट। देखिए आपका, आपके पास ये राइट तो है कि आप फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आपके पास, ठीक है, तो आपका जो ये राइट है ना, ये आपका ऑल्सो क्या इंक्लूड करता है, ऑल्सो कवर करता है आपका क्या, कि एक तो आपके पास अगर राइट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसके साथ साथ आपके पास ये भी राइट है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एसोसिएशन बनानी है, तो ये क्या आपका नेगेटिव राइट भी इंक्लूड करता है, ऑफ नॉट टू फॉर्म जॉइन एन एसोसिएशन और यूनियन। ज़रूरी नहीं है कि आपको एसोसिएशन बनानी ही है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव राइट भी ऑल्सो इंक्लूड है आपके इसके अंदर। ठीक है, आगे देखिए, जो आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है इसके अंदर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। कौन सी स्टेट आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जो कौन चेक करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं क्या वो सही है। ठीक है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपकी किस किस बेसिस के ऊपर होगी, जब आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात आएगी। ठीक है, देखिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवरेनिटी। अगर ये अगर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है किसी सिटीजन की, ठीक है, तो स्टेट क्या आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, कौन से ग्राउंड के ऊपर, सोवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, पब्लिक ऑर्डर के ऊपर, और मोरालिटी के ऊपर। आपकी तीन बेसिस के ऊपर लगेगी इसके अंदर। जो हमने पहले देखा था ना फ्रीडम ऑफ असेंबली वाला, उसके अंदर क्या था, सोवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट था। ठीक है, और इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर तीन है आपकी, सोवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, एंड third one is morality. Subject to these restrictions, the citizens have complete liberty to form associations or unions for pursuing. देखिए अगर आपके इन तीनों रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अलावा और स्टेट आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता है इन तीनों के अलावा। ठीक है, देखिए lawful objectives and purposes. However, the right to obtain recognition of the association is not a fundamental right. अभी ज़रूरी थोड़ी है कि आप कोई एसोसिएशन बनाएंगे उसको क्या मिल जाए, उसका रिकॉग्नाइजेशन ही हो जाए। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आप बना तो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका रिकॉग्नाइजेशन ही हो जाएगा। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रेड यूनियन हैव नो गारंटी राइट टू इफेक्टिवली बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक एंड राइट टू डिक्लेयर आर लॉकआउट। देखिए ट्रेड यूनियन है आपकी, ठीक है, तो उसके पास क्या है, आपका स्ट्राइक का कोई भी राइट नहीं है, वो स्ट्राइक नहीं कर सकती है, और वो क्या डिक्लेयर नहीं कर सकती है, लॉकआउट डिक्लेयर नहीं कर सकती है। ठीक है, और द राइट स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। ठीक है, अगर वो क्या कर सकते हैं, अगर वो स्ट्राइक करेगी, वो किससे कंट्रोल होगा, आपका अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ से होगा, ना कि आपका इनसे होगा। ठीक है, फिर आगे आपका थर्ड वन देखिए, थर्ड वन में क्या आएगा आपका, देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और क्या है आपका इसके अंदर, जब आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है ना, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक चीज आती है आपका, एक आता है आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन
एक्ट 1967। तो इस एक्ट के तहत आपका क्या है, आपको देखिए दे दी हमने फ्रीडम कि आप क्या बनाइए, एसोसिएशन बनाइए। तो आपके पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी हमने। कौन सी लगाई थी? सोवर्निटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। और थर्ड वन क्या लगाई थी हमने? मोरालिटी लगाई थी। तो अब आपका क्या है, अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने तो एसोसिएशन बनाया है और मैं एक टेररिज्म ग्रुप बना रहा हूँ, टेररिस्ट ग्रुप बन गया मेरा। तो अब ये नहीं है कि आप टेररिस्ट ग्रुप भी बना लेंगे, ये आपको परमिशन नहीं है ये, ठीक है। ये किसका, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा आपका एसोसिएशन, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे देखिए आपका, अब आता है आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। दिस फ्रीडम entails एवरी सिटीजन्स टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जो आपकी जो ये है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो ये क्या कहते हैं कि हमारे जो सिटीजन है ना हमारे इंडिया के, तो उनको मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। हमारी जो पूरी इंडिया है, इंडिया की जो पूरी टेरिटरी है, तो उसके अंदर वो फ्रीली मूव कर सकता है। ही कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ स्टेट। तो क्या है वो एक स्टेट में, एक स्टेट में भी कहीं पे भी घूम सकता है। और क्या है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जा सकता है। अब जैसे देखिए हरियाणा है, ठीक है। तो हरियाणा के जो सिटीजन हैं वो आपकी हरियाणा में भी घूम सकते हैं और किसी दूसरी स्टेट में भी जा सकते हैं, जो क्या है आपकी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। दिस राइट अंडरलाइन द आइडिया दैट इंडिया इज अ वन यूनिट। जो आपका ये है आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसका जो मेन आइडिया है वो क्या है आपका, वो है आपका मेन आइडिया, ठीक है। वो आपका मेन आइडिया है कि आपको क्या करना है कि इंडिया क्या है, एक वन यूनिट है सो फॉर एज द सिटीजन्स आर कंसर्न। दस द पर्पस इज टू प्रमोट नेशनल फीलिंग एंड नॉट पेट्रियोलिज्म। देखिए ये क्या कहता है कि इससे क्या होगा, हमारा जो इंडिया है वो क्या है, एक एक पूरी एक खुद की एक ही यूनिट है। ये नहीं है कि इंडिया अलग अलग है। अगर एक इंसान अपने पूरी स्टेट में कहीं पर भी मूव कर सकता है, खुद की स्टेट में भी और अपने अपनी जो इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर भी मूव कर सकता है, हर एक स्टेट के अंदर, तो उसके अंदर क्या आएगी, फीलिंग आएगी ना कि हम सब एक ही हैं, ठीक है। तो ये आपका आइडिया क्या करता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के तहत आता है। और नॉट पैट्रियलिज्म, इसका क्या मतलब है आपका, इसका मतलब है कि एक इंसान अगर किसी जगह पर रहता है ना, उसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि हाँ बस ये एरिया मेरा है, ठीक है। तो हमारा जो ये कंसेप्ट है ये क्या करता है, प्रमोट करता है नेशनल फीलिंग को, ना कि ये कि हम सिर्फ एक ही जगह के होके रह जाएं, ठीक है। द ग्राउंड ऑफ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम आर टू। देखिए इस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपका, इसके तहत आपकी क्या है, दो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। कौन सी है आपकी, द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट है ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए इसके तहत आपका क्या आता है कि आपका इंटरेस्ट है आपका जनरल पब्लिक का है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए आप जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में और आपके इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, इन दोनों के बेसिस पर आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देके बताती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपका रिस्ट्रिक्ट हो सकता है जनरल पब्लिक के उसमें। देखिए अब जैसे आपका लॉकडाउन है, अब कोरोना में क्या लॉकडाउन लग गया, तो क्या कह देंगे कि हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो हमें तो बाहर जाना है, घूम के आना है, मार्केट में जाना है, मूवी देखनी है, ठीक है। तो कहने वाले तो यही कहेंगे हमारे सिटीजन कि मेरा ये राइट वॉयलेट हो रहा है। तो लेकिन क्या है, हमारी जो स्टेट है वो क्या कर सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपके घूमने से किसी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में दिक्कत हो जाएगी ना, अब जैसे देखिए ये कोरोना आ गया है, तो अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका सारे बीमार हो जाएंगे, सबको कोरोना हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी स्टेट क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ठीक, किसके ऊपर, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर। और आपका सेकेंड वन देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के केस में क्या है, अपने पता है कुछ एरियाज होते हैं आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, तो वो क्या है आपके फॉरेस्ट में रहते हैं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति, बाहर का कोई इंसान आपके शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में जाएगा, तो उनको क्या होंगे, रिलीजियस सेंटिमेंट उनके हर्ट होंगे, तो इससे क्या है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमने क्या करना है, अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब वाला एरिया है हमें उनको भी प्रोटेक्ट करना है और हमारे जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है।
ठीक है, तो ये आपकी क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए, द ग्राउंड ऑफ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम आर टू, कौन से आपके, द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। द एंट्री ऑफ द आउटसाइडर्स इन द ट्राइबल एरियाज इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना है हमने, उनकी लैंग्वेज को, उनके कस्टम्स को एंड मैनर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड टू सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल वोकेशंस एंड प्रॉपर्टीज अगेंस्ट देयर एक्सप्लोइटेशन, हमें उनका एक्सप्लोइटेशन नहीं करना है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। The Supreme Court held that freedom of movement of prostitute can be restricted on the ground of public health in the interest of public morals। देखिए, आपके जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि उनकी रिस्ट्रिक्शंस को भी हम, उनकी मूवमेंट को भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कौन से ग्राउंड के ऊपर, हम पब्लिक हेल्थ के ऊपर, पब्लिक हेल्थ का जो ग्राउंड है उसके बेसिस पर, और क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल्स, कुछ लोग उनको अच्छा नहीं समझते हैं, ठीक है, उनके बेसिस के ऊपर, पब्लिक मोरल के ऊपर, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल। तो बॉम्बे हाई कोर्ट वैलिडेटेड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पर्सन अफेक्टिव एड्स। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा है, जिस पर्सन को आपकी एड्स की बीमारी है, तो क्या है आपका, उनका वो क्या है, उनके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज़ टू डायमेंशन, जो आपका ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, इसके अंदर आपके टू डायमेंशन है। कौन से, एक तो आपका इंटरनल है, टू मूव इन साइड द कंट्री, ठीक है, और एक क्या है आपका एक्सटर्नल। देखिए, एक तो क्या है आपका कि आप जैसे ये पूरा इंडिया है आपका, एक तो आप इंडिया में मूव करें कहीं पे भी, ठीक है, और एक क्या है, आपको कहीं पे बाहर वर्ल्ड में जाना है, बाहर के किसी वर्ल्ड की कंट्री में, ठीक है। तो एक तो आप इंडिया में जाएंगे, एक तो आपको इंडिया में मूवमेंट की आज़ादी है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, आपका इंटरनल में आएगा। और दूसरा आपका क्या है, एक एक्सटर्नल है, जिसके अंदर आपको क्या है, टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू कम बैक टू द कंट्री, कि आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं और इंडिया के अंदर आ रहे हैं बाहर से। तो आपका जो ये आर्टिकल 19 है, ये क्या प्रोटेक्ट करता है, ओनली फर्स्ट डायमेंशन, ये इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ओनली इन द इंडिया की जो टेरिटरी है। द सेकंड डायमेंशन इज डील्ड विद द आर्टिकल 21, जो आपको मूवमेंट करनी है इंडिया से बाहर या बाहर से आपको अंदर आना है, तो ये आपका किसके अंडर आएगा, आपका आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आएगा। तो एक चीज़ और देखिए, आपका टोल टैक्स होते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन है, ठीक है, ये उसकी कार है, ठीक है, ये इंसान जा रहा है, ठीक है, इसका है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, किसी रोड पे जा रहा है, वो हाईवे पे जा रहा है, तो उसने क्या कहा, वो जा रहा था हाईवे पे, तो आगे उसको क्या दिखा, टोल टैक्स दिखा। तो टोल टैक्स वाले ने क्या कहा, मुझे टोल टैक्स दीजिए आप, तभी मैं आपको बाहर जाने दूंगा, ठीक है, ये रास्ता क्रॉस होगा। तो अब ये क्या कहता है, ये पर्सन क्या कहता है कि मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या हो रहा है, हर्ट हो रहा है, ठीक है, मेरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है, मेरा एक फंडामेंटल राइट है। तो आप क्या करेंगे, कोर्ट में जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, तो ये केस गया आपका, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गया। तो टोल टैक्स वालों ने क्या कहा कि हम क्या है, इनसे किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, हम इनसे इनकी फैसिलिटी के पैसे ले रहे हैं, ठीक है, जो इनकी फैसिलिटी है ना, हम उसके बेसिस पर हम इनसे पैसे ले रहे हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, अच्छे से स्पीड में जा सकते हैं, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर क्या होता है आपका, जो ये अब क्या हुआ है, जो आपके टोल टैक्स होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे रोड पर होंगे जिसका एक दूसरा रास्ता भी हो सकता है जाने का, ये नहीं है कि कोई एक जगह से जाने का रास्ता। देखिए, ये ए है और बी है, अगर ए से बी तक जाने का रास्ता सिर्फ एक ही रोड है ना, तो इस रोड पर आपका टोल टैक्स नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका बीच में क्या होगा, कोई और रास्ता भी हो सकता है, अगर आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी ना, तभी आपका टोल टैक्स वहाँ पर होगा। अगर कोई सिंगल रास्ता होता है, वहाँ पर आपका टोल टैक्स कभी नहीं होगा, कभी भी नोट कर लेना आगे बार, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आपका ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपका हर्ट नहीं होता है इसके साथ, ठीक है, ये आपका हो गया। आगे आपका फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, देखिए, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, कि आपकी जो एवरी सिटीजन है उनके पास राइट है टू रिसाइड, वो रह सकते हैं, ठीक है, इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। हमारे जो सिटीजन है वो हमारे इंडिया की जो पूरी टेरिटरी है उसके अंदर कहीं पर भी रह सकते हैं। दिस राइट हैज़ द टू पार्ट्स, जो आपका ये राइट है इसके अंदर क्या आपके टू पार्ट्स हैं, कौन से आपका, द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप कहीं पर रह सकते हैं,
विच मीन्स टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्परेरी। आप कुछ टाइम के लिए जा सकते हैं, जैसे अगर आप कहीं पे घूमने जाएं, ठीक है, कहीं पे मीटिंग वगैरह में जाएं, तो आप वहाँ पर जाके रह सकते हैं। और क्या आपका द राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू सेट अप आ होम और डोमिसाइल एट एनी प्लेस परमानेंटली। और आप कहीं पर परमानेंटली भी रह सकते हैं, ये दोनों राइट आपके पास हैं, ठीक है। दिस राइट इज इंटेंडेड टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स विद इन द कंट्री। जो आपका ये राइट है क्यों दिया गया है कि क्या हो, आपके जो इंटरनल बैरियर हैं उनको रिमूव कर सकते हैं हम हमारी कंट्री के अंदर बिटवीन एनी पार्ट ऑफ इट्स। तो देखिए, हम नॉर्थ ईस्ट में भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, हमारी जो इंडिया की पूरी टेरिटरी है, ठीक है। दिस प्रोमोट्स नेशनलिज्म एंड अवॉइड नैरो माइंडेडनेस। देखिए, जो आपका ये है क्या प्रमोट करेगा, इससे क्या होगा, हम हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी कि हम क्या कर सकते हैं, हम कहीं पर भी जाके रह सकते हैं ना, ठीक है, हमारी पूरी इंडिया के अंदर। तो इससे क्या होगा, हमें नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी और अवॉइड क्या होगा, हमारी नैरो माइंडेडनेस। हम ये देखिए, अब अगर हम देखते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट वाले अगर बच्चे आते हैं, ठीक है, वो आते हैं दिल्ली साइड आते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हम इंडिया में जा रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि हमारा इंडिया का पार्ट है, हम दिल्ली में जा रहे हैं, वो ऐसे नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं, हम इंडिया में जा रहे हैं। तो इससे क्या दिखता है हमें, इससे हमें ये दिखता है कि हमारे जो इंडिया में क्या है, यूनिटी थोड़ी कम है। उनको उनको हमें क्या फील करवाना है कि हम सारे क्या हैं, एक हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोमोट नेशनलिज्म। अगर आपके पास फ्रीडम है कि आप कहीं पर भी जाके रह सकते हैं अपनी पूरी इंडिया के अंदर, तो इससे आपका क्या होगा, प्रमोट होगा नेशनलिज्म। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस ग्राउंड ऑन द टू ग्राउंड। देखिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं आपके टू ग्राउंड्स के ऊपर। इसके ऊपर देखिए कौन से आपकी, द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। वही है इसकी भी रिस्ट्रिक्शंस। एक तो आपका जनरल पब्लिक है और आपका क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। द राइट ऑफ, देखिए, द राइट ऑफ आउटसाइडर्स टू डिसाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरियाज इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट डिस्टिंक्ट कल्चर। देखिए, जो जैसे कि जो रिस्ट्रिक्शंस आपकी पहले वाले में थी ना कि फ्रीडम ऑफ वो था आपका मूवमेंट वाला, तो वही है आपका इसके अंदर भी, वही आपकी रिस्ट्रिक्शंस इसके अंदर है। तो क्या है आपका, वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपकी इसके अंदर भी है। कौन से आपकी, देखिए कि आपको एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब को प्रोटेक्ट करना है और जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर करना है। तो हमें क्या प्रोटेक्ट करना है, उनके कल्चर को, लैंग्वेज को, कस्टम्स को, मैनर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड टू सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल वोकेशंस एंड प्रॉपर्टीज अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। उनका एक्सप्लोइटेशन होने से हमें बचाना है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री द ट्राइबल्स हैव बीन परमिटेड टू रेगुलेट देयर प्रॉपर्टी राइट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर कस्टमरी रूल्स। जैसे वो चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सर्टेन एरियाज कैन बी बैंड फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्सन्स लाइक प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ एरिया क्या है आपके, जैसे बैन है किसके लिए, आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। जैसे प्रोस्टिट्यूट है कोई, तो वो हर जगह पे नहीं जा सकता है आपका। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट राइट टू डिसाइड एंड द राइट टू मूवमेंट आर ओवरलैपिंग टू इन सम कंटेक्स्ट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कि आप ये क्या है, क्या आपके कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं, अगर आप कहीं पर जाके रह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका रेजिडेंस हो गया, ठीक है। अगर आप परमानेंटली रहना चाहें तो वहाँ पे रह भी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, वो है आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एक्सेट्रा, ठीक है। ऑल सिटीजन्स हैव द आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। अपना हमारे जो सिटीजन है उनके पास क्या है, राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशन की। और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड, वो क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। दिस राइट इज़ वेरी वाइड एज इट कवर्स ऑल द मीन्स ऑफ अर्निंग वन लाइवलीहुड। ये जो आपका राइट है ये क्या है, वाइड है, ठीक है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जैसे हर एक राइट के पास क्या थी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थी, इसके ऊपर भी है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। आपका जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पर आपके क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। फर्दर द स्टेट इज empowered टू prescribed a professional or technical qualification necessary for practicing any professions or carrying on any occupation, trade और business। देखिए,
अब देखिए आपके पास प्रोफेशन करने की आज़ादी है, ठीक है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो अब स्टेट के पास क्या है, आप स्टेट क्या कर सकते हैं, आपके पास स्टेट के पास इम्पोज कर सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब स्टेट क्या चेक करेगी, अब देखिए अब आपने क्या कहा कि मेरे को तो डॉक्टर बनना है, ठीक है। अगर आपके पास उस चीज़ की क्वालिफिकेशन नहीं होंगी तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। तो अब आपका क्या था, ये काम करने की आपको आज़ादी है कि आपका जो मन करेगा आप वो काम करेंगे। लेकिन अब ये थोड़ी है कि आपने कहा कि मेरे को तो डॉक्टर बनना है, तो अगर आपके पास उस चीज़ की क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो आप कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। ये चीज़ इसमें बताई गई है। कैरी ऑन बाय इट सेल्फ एनी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू एक्सक्लूजन of the citizens otherwise, ठीक है। thus no objection can be made when the state carries on a trade business industry a service either as a monopoly। स्टेट क्या है, आपकी मोनोपोली लगा सकती है, ठीक है, किसी भी काम के ऊपर लगा सकती है आपकी, ठीक है। टू द एक्सक्लूजन ऑफ द सिटीजन्स और इन द कॉम्पिटिशन विद एनी सिटीजन द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली। जो स्टेट है वो क्या कर सकती है, मोनोपोली लगा सकती है। दिस राइट इंक्लूड डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन और अ बिजनेस ट्रेड और ऑक्यूपेशन दैट इज इमोरल। अब देखिए रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, देखिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं बच्चों को बेचने का काम करूंगा, लेडीज़ को बेचने का काम करूंगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इमोरल है ये, ठीक है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड चिल्ड्रंस और डेंजरस हार्मफुल ड्रग्स, आप ड्रग्स नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। आगे देखिए द स्टेट कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट दिस आर रेगुलेटेड देम थ्रू लाइसेंसिंग, उनके लाइसेंस के को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और उनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो अब आपका ये आर्टिकल नंबर 19 क्या है, आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अगर आपको पसंद आता है, और पसंद नहीं आता है तो आप लेक्चर को डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता देना आपने डिसलाइक क्यों किया है। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। कुछ भी सजेशंस आप देना चाहें तो दे सकते हैं। थैंक यू।